देवस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण को लेके एक सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अपना पिछला लेक्चर पढ़ लिया था रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज जो हमें बोर्ड परीक्षार्थियों का जो दूसरा टॉपिक मिला हुआ है वो मिला है वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। तो आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। इस बिंदु से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का सवाल बनता है। तो चलिए अपने इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात जब वक्ता किसी बात को कहता है तो उसी को हम बोल देते हैं वाच्य। और वक्ता अपनी बात को दो तरीके से व्यक्त करता है। व्याकरण खंड में हम देखते हैं कि वक्ता अपनी बात को दो तरीके से बोलते हैं। बोलने के आधार पर ही हम वाच्यों का भेद करेंगे और फिर उसी भेद को आगे पढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे कि हम एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य का अर्थ होता क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस का पर्याय है जिसका अर्थ है वाणी या कथन। अब यह कथन कहेगा कौन? तो यह कथन वक्ता कहेगा। देखते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कह देते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात बोलने का वह मुख्य विषय का केंद्र बिंदु कर्ता है या कर्म है या भाव है, इसे ही हम वाच्य कहते हैं। अर्थात परिभाषा के आधार पर देखें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता, कर्म या भाव, उसी को आपने कह दिया, इसे हम वाच्य कहते हैं। और उदाहरण के आधार पर समझते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि बोलने का विषय, बोलेगा कर्ता, और कर्ता मुख्यतः दो तरीके से बताएगा। आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। तो सेम वही प्रक्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह एक सीधा सा वाच्य। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। और तीसरा, मोहन से अब नहीं पढ़ा जाता। अगर हम तीनों को देखें तो हमारे को कर्ता का केंद्र बिंदु कर्ता, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि पढ़ने का काम मोहन कर रहा है, तो कर्ता का क्रिया का केंद्र बिंदु है मोहन। दूसरे में हमने कहा कि मोहन के द्वारा, अब कर्म किया जा रहा है मोहन के द्वारा, तो यहाँ पर हमारे को मिल गया कि कर्म है। तीसरा, मोहन से अब नहीं पढ़ा जाता, यहाँ भाव है। तो तीन के तीन तरीके के हमारे को मिल गए। लेकिन मुख्य बात याद रखिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इन्हीं दो सेंटेंस के आधार पर हम बात को समझते हैं। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरीके से कहा जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वाच्य के अंदर हम विशेष तरीके से यह देखेंगे कि कर्ता दो तरीके से बातों को मुख्य रूप से कह रहा है। पहला, जैसे हमने बोला कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, एक तो सीधी सीधी बात ही होगी, अर्थात एक वाक्य ऐसा जिसमें कर्ता वक्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है। जरा गौर कीजिएगा, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कौन रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन जो वक्ता या कर्ता है, उसका कार्य क्या है? पुस्तक को पढ़ना है। तो यहाँ पर वक्ता के कार्य को प्रधानता दी गई। दूसरा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, मोहन के द्वारा डायरेक्ट नहीं है। तो गौर कीजिएगा, बात दो तरीके से कही गई है और इन्हीं दो तरीकों के आधार पर आप वाक्य के भेद करते हैं। और इन्हीं वाक्यों के भेद को, एक को हम बोलते हैं कृत्यवाच्य और दूसरे को हम बोलते हैं अकृत्यवाच्य। अब ये कृत्यवाच्य क्या होते हैं और अकृत्यवाच्य क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं को समझते हैं और अपनी तैयारियों को और मजबूत करते हैं। देखिए, कृत्यवाच्य, जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है
वे वाक्य कृत्यवाच्य कहलाते हैं। गौर कीजिएगा, जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को, कर्ता के कर्म को, यानी कर्ता का कार्य क्या है, कर्ता की क्रिया क्या है, कर्ता के द्वारा किया क्या जा रहा है, जब उसको प्रधानता दे दी जाती है तो उसी को हम बोलते हैं कि यह वाच्य कृत्यवाच्य है। जैसे, और एक नोट और रखिएगा, ये वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से मिलकर बनते हैं, यानी सकर्मक क्रिया भी होती है इनमें और अकर्मक क्रिया से भी बनते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे मैं स्कूल गया और मोहन हंसता है। मैं स्कूल गया में यह सकर्मक क्रिया और मोहन हंसता है यह अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर सकर्मक अकर्मक क्या होते होंगे, तो आइए जल्दी से सबसे पहले सकर्मक अकर्मक को ही जान लेते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल यहाँ होगा, इन शब्दों को बार बार प्रयोग किया जाएगा। समझते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, मुख्यतः याद रखिएगा, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कह देते हैं। फिर से पुनः मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसको आप बोलते हैं सकर्मक। उदाहरण के लिए देखते हैं, राम ने दूध पिया। यहां पर गौर कीजिएगा, पिया क्रिया है और दूध पीने का काम हो रहा है, तो कर्म किया जा रहा है दूध। क्रिया का क्या फल कर्म पे पड़ रहा है? जी पड़ रहा है। राम ने क्या पिया, अगर आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा राम ने दूध पिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कह देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ आया था कि ये वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनते हैं। तो सकर्मक के रूप में हमारे पास पहला एग्जाम्पल आया, मैं स्कूल गया, और दूसरा अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं ये समझते हैं। अकर्मक क्रियाएं या क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। गौर कीजिएगा, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। राधा रोती है, एक उदाहरण है कि राधा रोती है। रोना क्रिया है, कर्म का यहाँ अभाव, क्योंकि कर्म तो है नहीं, कर्म का अभाव तथा रोती क्रिया का फल जो पड़ रहा है वो किस पे दर्शाया जा रहा है? राधा पे दिखाया जा रहा है, राधा पे पड़ रहा है। ऐसा ही यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, मोहन हंसता है। तो मोहन हंसता है एक अकर्मक क्रिया का वाक्य है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कृत्यवाच्य जो होते हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं से मिलकर बनते हैं। नोट रखिएगा। अगला, वाच्य के भेद के आधार पर हमने जाना कृत्यवाच्य क्या है, अब हम जान रहे हैं अकृत्यवाच्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है, अर्थात कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। गौर कीजिएगा, हमने यहाँ शुरुआत में कहा था कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इस दूसरे सेंटेंस में कर्ता को निरस्त कर दिया गया है, यही अकृत्यवाच्य है। जिन वाक्यों में कर्ता गौण हो या लुप्त हो, यहाँ कर्ता गौण या लुप्त अर्थात कर्ता का कार्य जो है उसको हम निरस्त मान रहे हैं, उसको हम निरस्त कर रहे हैं, वह यहाँ अकृत्यवाच्य होता है। उदाहरण के लिए, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये अकृत्यवाच्य भी दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कर्मवाच्य और हम दूसरे को बोलते हैं भाववाच्य। अकृत्यवाच्य के दो शब्द भी जनों को पढ़ रहे हैं। पहला आएगा कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। देखिएगा, कर्मवाच्य को कर्म शब्द से ही डिफाइन कर दिया गया, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी क्रिया में जो क्रिया हो रही है उसमें कर्म को प्रधानता दिखाई गई हो, उसे आप कर्मवाच्य के नाम से जानेंगे या उसको कहेंगे कि यह कर्मवाच्य है। जैसे दूसरा नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि सकर्मक क्या होती है। गौर कीजिएगा, कर्मवाच्य में हमेशा जो सेंटेंस बनेंगे वो सकर्मक क्रिया से बनेंगे। अर्थात हम जैसे उदाहरण से बोलें, पुस्तक कलम से लिखी गई। गौर कीजिएगा, आपसे जब वाक्य का रूपांतरण करने के लिए कहेगा
तो कर्मवाच्य में बदलाव करने के लिए उसकी पहचान ही होती है या तो उसमें से लगा होता है और या उसमें द्वारा लगा रहता है। देखिएगा दोनों उदाहरण, पुस्तक कलम से लिखी गई और एक उदाहरण मोहन के द्वारा। तो जब भी ये शब्द आपको मिले आप तुरंत पहचान लीजिए कि यह कर्म वाच्य है। अब हम देखेंगे भाववाच्य क्या होता है। अब गौर कीजिएगा, हमने बोला कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। बस यही सेंटेंस, यही परिभाषा रहेगी, लेकिन यहाँ वाच्य की जगह पर कर्म की जगह पे भाव आ जाएगा। हम ये बोलेंगे जिन वाक्यों में क्रिया का केंद्र भाव होता है, इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अर्थात ये वाच्य अकर्मक क्रिया से बनते हैं। अभी हमने अकर्मक की परिभाषा को पढ़ा कि अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा तो इसका मतलब ये अकर्मक से बने हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाच्य को हम भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यह एक भाववाच्य का उदाहरण है। मित्रों, हमने आज अपने इस लेक्चर में वाच्य को जाना कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। दूसरा हमने जाना कि परिभाषा वाच्य की क्या होती है, जिसमें हमने देखा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। फिर हमने जाना कि इसी वाच्य को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं, कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य में। फिर हमने यह भी जाना कि अकृत्यवाच्य भी दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कर्मवाच्य और दूसरे को बोलते हैं भाववाच्य। उनकी परिभाषाओं को भी हमने जाना। साथ में आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भी जाना। और अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये वाच्य का परिवर्तन कैसे करते हैं, उसके कुछ निश्चित नियम। गौर कीजिएगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का सवाल बन रहा है। आप छोटे छोटे वीडियोज आ रहे हैं, इनको रिवाइज कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।